नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे मैराथन बीपीएससी 72nd बीपीएससी मैराथन सीरीज में। और इस सीरीज में हम लोग लगातार क्वेश्चंस को देख रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले फिजिक्स की वीडियो में देखा, उससे पहले बायोलॉजी की वीडियोस में देखा कि लगातार किस तरह से बीपीएससी क्वेश्चंस को पूछ रही है और कैसे हम उन क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। ठीक है, आज आपके सामने हमने कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेकर के हैं और देखेंगे हम लोग कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, किसे मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। तो हम लोग को पता है बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है। तो ये हमारे जो लेवॉइजर हैं इन्हें हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इस केमिस्ट्री में, खास करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करने में और एलिमेंट्स को डिफाइन करने में। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करने में और एलिमेंट्स को डिफाइन करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसीलिए हम इनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, ये भी काफी क्वेश्चन अच्छा है। लगातार हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो हम लोग को तैयार रहना है कि हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो ये हमारे जे जे थॉमसन थे। कौन थे? जे जे थॉमसन। फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जे जे थॉमसन। ठीक है, और सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या किया था? उन्होंने प्रपोज किया था पहला हमारा एटॉमिक मॉडल, इसको हम लोग कहते हैं प्लम पडिंग मॉडल। प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है, तो ये हमारा इनका योगदान था जे थॉमसन का। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी इन्होंने की थी और फिर प्लम पडिंग मॉडल जो वो भी इन्होंने ही दिया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन, जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था उसमें से इनकी इसमें से किस किस चीजों को वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रहा है। तो डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अच्छे से समझाया था, सही है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को अच्छे से समझाया था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी समझाया था, पर लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी के बारे में ये कुछ खास नहीं बता पाया था। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 एंड 4। सो 1, 2 एंड 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। रेडियोएक्टिविटी के बारे में बाद में चर्चा हुई थी, उस वक्त इसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी। पार्टिकल्स विच कैन बी एडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियस में हम लोग ऐड कर रहे हैं पार्टिकल्स को विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। अब देखिए इस चीज में सबसे बड़ा कैच क्या है? विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? उसके एटॉमिक नंबर पे। किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, और एटॉमिक नंबर किससे बनता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ठीक है, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर हम लोग प्रोटॉन्स में छेड़छाड़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स में छेड़छाड़ करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी उसका चेंज हो जाएगा। तो विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टी की जही बात होगी तो हम लोग वहां पे न्यूट्रॉन्स को चुन लेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज, बहुत ही चीज है ये, हमारा हो जाएगा न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारे जो हमारा कोई एलिमेंट है उसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस, इसमें क्या है, न्यूट्रॉन भी है जो न्यूट्रल है, प्रोटॉन है जो पॉजिटिव चार्ज है, और इसके आउटर सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है जो नेगेटिव चार्ज है। चलिए आगे बढ़िए। विद द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन, इससे कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। The atom is electrically neutral due to the presence of protons and electrons inside the nucleus. This is wrong. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड हैव नेग्लिजिबल मास, सही है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटॉमिक एलिमेंट, भी सही है। आइसोटोप्स और यूजफुल है न्यूक्लियर फ्यूल इन मेडिकल फील्ड, इसको कार्बोनेटिंग यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। विच फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में हमने अभी ही देखा कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसको याद रखेंगे हम लोग। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा न्यूट्रल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 and 20 रिस्पेक्टिवली, इट्स मास नंबर इज, ठीक है, इट्स मास नंबर इज, इसका जो मास नंबर हो जाएगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया है, 18, ठीक है। तो नॉर्मल केस में अगर किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है, उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, 18। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 20। तो मास नंबर हमारा क्या होगा, हमारा जो मास नंबर होगा वो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि 18 प्लस 20 यानी कि 38, 38, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मास नंबर, ये देखो फॉर्मूला है, द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है, तो हमारा न्यूट्रॉन जो है इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा पार्टिकल हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, +2 हीलियम के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। आप लोग को ये भी करना है कि जो भी अगर क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में अगर ये करेक्ट ऑप्शन है तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में भी आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसमें अगर चार्ज के बारे में बात कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो क्या अल्फा पार्टिकल नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो बाकी ऑप्शंस के बारे में अगर आप पता करके रखेंगे तो आपके लिए काफी आसान रहेगा एग्जाम हॉल में इसको टैकल करना, ठीक है। चलिए, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन, आइसोटोप जो है वो मास नंबर में डिफर करते हैं, किसमें करते हैं, आइसोटोप का मतलब क्या हो गया, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। चलिए, isotopes are that nuclei of an atom nucleus in which, ये हो जाएगा हमारा, अभी हमने बताया ना ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम, इसका मतलब कि एटॉमिक नंबर हमारा सेम रह जाएगा, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डिफरेंट, न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है,
इसका मतलब डिफरेंट मास नंबर। द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन मेटेलिक एलिमेंट। इनमें से कौन सा एक मेटेलिक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है? ठीक है, चलिए तो ये हमारा जो इसकी हम लोग बात करेगा 2882। तो हम लोग अगर अलग अलग ऑर्बिटल्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स को डिवाइड किया गया है इसको ऐड करेंगे तो Z आएगा 20, जो कि कैल्शियम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, तो 2 और 5। ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। ठीक है, अब S P D F उस हिसाब से हमारे ऑर्बिटल्स होंगे और हम यहाँ पे पुट करेंगे n इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। इस तरह से करके हम लोग वैल्यू को पुट ऑन करते हैं। If the mass number of element, what is the mass number of element? The atom of which contains 2 proton, 2 neutron and 2 electron। काफी इजी है ये। 4 मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, 2 प्लस 2 4। कोलॉइड्स ऑफ पार्टिकल साइज रेंज बिटवीन। तो कोलॉइड्स का जो पार्टिकल साइज का रेंज रहता है वो जनरली हम लोग देखते हैं कि इसका जो रेंज रहता है वो किसके बीच में रहता है? 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ से 10⁻⁶। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर तक रहता है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, 10⁻⁹ to 10⁻⁶। ठीक है, द मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स आर बेस्ड ऑन द मेथड प्रपोज्ड बाय। ये ब्रजीलियस के मेथड्स के हिसाब से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, द मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स आर बेस्ड ऑन द मेथड प्रपोज्ड बाय ब्रजेलियस। आगे देखते हैं। द रेडियस ऑफ द nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। ये हमारा होता है n² के प्रोपोर्शनल। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इसमें से फिजिकल चेंज का क्या एग्जाम्पल है? ये केमिकल चेंज हो गया, ये भी केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज है। हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं। नॉट अ फिजिकल चेंज यानी केमिकल चेंज, बर्निंग कोल। बाकी ये दोनों फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, बॉइलिंग ऑफ वाटर। देखिए इस तरह क्वेश्चंस अगर बीपीएससी आपसे पूछ रही है, इजी है, ट्रिकी है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसको आप आसानी से डील कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the law in which under the same conditions of temperature and pressure equal volumes of all gases contain equal number of molecules? ये हमारा जो सबसे बेसिक हमारा एवोगाड्रोस लॉ है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक है, जो कहता है कि सेम कंडीशन अगर टेम्परेचर का है, प्रेशर का है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस है, तो उस केस में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग।
कंडेंसेशन क्या है? ठीक है, कंडेंसेशन है कि जो हमारा वेपर है जब वो लिक्विड में बदल जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो कंडेंस कर गया। ठीक है, तो कंडेंसेशन का बेसिक मतलब यही होता है। कंडेंसेशन का बेसिक मतलब हमारा क्या होता है, कोई गैस है या वेपर है, ठीक है, तो ये जब उसके ओरिजिनल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो हमारा है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये हम लोग हाइड्रोजन एनर्जी को जनरेट करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इसका एप्लीकेशन है। फेराडे कांस्टेंट, फेराडे कांस्टेंट जो हमारा है क्या है ये, इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर टू लिक्विड्स A and B to form an ideal solution। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा इंथैल्पी जो होना चाहिए वो मिक्सिंग का ये 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट dissolved constituent of mixture by their adsorption and appropriate material। adsorption अगर आपको दिख गया तो आप आंख मूंद करके क्रोमेटोग्राफी को सर्च कीजिए और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन दोनों वर्ड को कलेक्शन को देखना है, एडजॉर्प्शन और क्रोमेटोग्राफी। सॉलिड कैंपर इनटू कैंपर वेपर, ये हो जाएगा हमारा सब्लिमेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस चेंजिंग डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, अभी हमने देखा, ये हमारा हो जाएगा सब्लिमेशन। ठीक है, the pressure gauge is not given in the domestic LPG cylinder because they cannot represent the quantity of gas in cylinders। क्यों? क्योंकि वो जो गैस रहता है वो लिक्विफाइड फॉर्म में रहता है, अंदर में बाहर निकलता है वो गैस के फॉर्म में। द एडिशन ऑफ सॉल्ट, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट हमारा सही है कि अगर सॉल्ट हम लोग मिला देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा है वो बढ़ जाएगा, करेक्ट है, और हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो घट जाएगा, सही है। When methyl chloride to water, boiling point of water decreases, ये भी करेक्ट है। तो हमारा बोथ स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, चलिए the following slows down the reaction, तो इसमें जितना का भी नाम लिखा है ये रिएक्शन को का स्पीड को बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो स्लो डाउन जो करते हैं उनको हम लोग कहते हैं इनहिबिटर, इनहिबिटर या फिर नेगेटिव कैटालिस्ट। ठीक है, चलिए substances that readily absorb moisture from other substances without chemically reacting with them। अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर बहुत दिन के लिए हम कोई सामान को रखते हैं उसमें एक सिलिका जेल का पाउच ये सब हम लोग रख देते हैं ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, वो लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेसिकेंट्स। तो दे readily absorb moisture from other substance without chemically reacting with them are called डेसिकेंट्स। ठीक है, मिल्क हमारा क्या, मिल्क इज एग्जांपल ऑफ, मिल्क हमारा इमल्शन है, क्या है, इमल्शन। ठीक है, ये लिक्विड
इन लिक्विड कोलाइडल सिस्टम हमारा इमल्सन का है। ठीक है, चलिए, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलॉइड, इनमें से तो विनेगर कॉलॉइड नहीं है, बाकी ये सब कॉलॉइड है। द गैस विद द हाईएस्ट अमाउंट इन द एयर, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा है? नाइट्रोजन, लगभग 78%। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा नोबल गैस है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि रेडॉन गैस जो है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। जो रेडॉन गैस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट, इनमें से कौन सा है जो टिंडल इफेक्ट को दिखाता है? ठीक है, देख लेते हैं। मिल्क दिखाएगा और स्टार सोल्यूशन नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। तो दो हो गया तो ये हो गया, मोर देन वन ऑफ द सो द टिंडल इफेक्ट। डिटेक्ट द ऑड वन, इसमें से ऑड वन कौन सा है? तो रैपनिंग ऑफ फ्रूट, इट इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल केमिकल चेंज, सेटिंग ऑफ सीमेंट केमिकल चेंज। तो सब एक जैसा ही है, तो नन ऑफ द अबव इसमें से ऑड है। इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये है कि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, सही है। न्यू सब्सटेंस बनता है, सही है। और एनर्जी अब्जॉर्ब होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है? नो नेट चेंज इन एनर्जी इज इन्वॉल्व, ये केमिकल चेंज में नहीं होता है, नहीं फिजिकल चेंज में ये होता है। द प्रोसेस इन विच atmospheric CO2 is converted into carbohydrate during photosynthesis is called, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन, जिसमें कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक CO2 है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखेंगे, रिडक्शन रिएक्शन होता है ये। ठीक है, with the following pairs will give displacement reactions, इनमें से कौन सा पेयर जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग को दे सकता है? तो ये हमारा देगा AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। ठीक है, इसका हमारे पास अगर AgNO3 सॉल्यूशन कॉपर से हम लोग AgNO3 प्लस कॉपर मेटल रिएक्ट करेगा तो कॉपर मेटल अलग अलग रहेगा ही, Cu2 प्लस प्लस Ag हमारा अलग हो जाएगा और NO2 गैस रिलीज हो जाएगा। चलिए, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस इज नोन एज, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। In which the following options materials are arranged in increasing order of the force of attraction between their particles? Choose the correct option. Materials are arranged in increasing order of their force of attraction between their particles. ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, गैस प्लस वाटर प्लस आयरन मेटल, मतलब गैस लिक्विड सॉलिड, ये ऑर्डर गैस लिक्विड एंड सॉलिड, करेक्ट हो गया। इन द फॉलोइंग मेडिसिन प्रोडक्शन इथाइल अल्कोहल कैन बी यूज्ड, इथाइल अल्कोहल को हम लोग जब भी यूज करेंगे तो हम लोग उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और
एंटी एलर्जिक यूज कर सकते हैं। सो मोर देन वन वर्ब। ये आपने देख लिया। नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉलिड, इनमें से कौन सा सॉलिड का करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो मॉलिक्यूल्स आर क्लोज पैक्टली, ये है। फिक्स साइज है, ये है। ये नहीं है। एबिलिटी फ्लो इजली, ये हो जाएगा हमारा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में से कौन कौन सा है? चलिए, इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो होता है ये कूलिंग प्रोड्यूस करता है, तो ये एक्सोथर्मिक नहीं होगा, ये इंडोथर्मिक होगा। ये रॉन्ग हो गया। जो हीट रिलीज करता है, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, सही है। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, ये भी करेक्ट है। ये नहीं होगा। 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इवेपोरेशन वाटर कूलिंग कूलिंग करेगा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड हीट निकलेगा, एक्सोथर्मिक हो गया। इससे भी CO2 निकलता है, ये एक्सोथर्मिक हो गया। ये गलत हो गया। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसका कंस्टिट्यूएंट्स क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 70वीं यूपीएससी में इसको पूछा गया था। ये हो जाएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, नॉट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। और ये ध्यान रखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। PHBV जो बायोडिग्रेडेबल हमारा पॉलीमर है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को 3 हाइड्रोक्सी वेल्डेट। ये एक बायोडिग्रेडेबल है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ड्रग इंडस्ट्री में और पैकेजिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, चलिए। नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट का टाइप नहीं है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये सब एक तरीके का, ये ऑड वन आउट हो जाएगा गैसेस। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करना है? सिंपली ऑड वन आउट। ब्लू विट्रोल, तो हम लोग ब्लू विट्रोल किसको बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को। इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप लोग, CuSO4 5H2O। ठीक है, ब्लू विट्रोल, कॉपर सल्फेट। चलिए, द फॉलोइंग इज नोन एज क्विक लाइम। क्विक लाइम, क्विक लाइम हमारा हो जाएगा CaO। ठीक है, अब देखिए, ये जो CaO है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। और ये जो CaOH ट्वाइस को हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम में कंफ्यूजन हम लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है, lime water is turned milky by CO2। ठीक है, चलिए। और ध्यान रखेंगे कि CO2 जो है लाइम वाटर से
CO2 रिएक्ट करता है और अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा टेक्नेशियम। फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट हमारा हो जाएगा TC टेक्नेशियम। ठीक है, Z=43। इसको 1937 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए मेन इंग्रेडिएंट ऑफ अ सीमेंट, तो सीमेंट का सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो ध्यान रखेंगे लाइमस्टोन होगा। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन का ध्यान रखेंगे CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, जो कि हमने भी देखा था कुछ क्वेश्चंस पहले, कैल्शियम कार्बोनेट इसी से बनता है हमारा लाइमस्टोन। The smoke emanating from ammonium chloride powder used for cleaning hot utensils while galvanizing brass utensils is, ये हो जाएगा हमारा अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गोल्ड इज डिजॉल्व्ड इन, तो गोल्ड जो डिजॉल्व होता है उसको बोलते हैं हम लोग उसमें एक्वारिगा। एक्वारिगा में हम लोग गोल्ड को डिजॉल्व करते हैं, सबसे पहली बात ये। ठीक है, और इसका ये दो एसिड का मिक्सन होता है, ये मिक्सचर होता है किसका, कंसंट्रेटेड हमारा जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 और HCl, और ये होना चाहिए 1:3 के रेशियो में। किसमें होना चाहिए, 1:3 के रेशियो में होना चाहिए, ध्यान रखेंगे ये इस चीज को। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अ CO ग्रुप, तो CO ग्रुप का बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 होता है, इसको ध्यान रखेंगे। द कंपाउंड विच ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर मेक्स इट हार्ड, तो ये हो जाएगा हमारा ये, और ये दोनों सही है तो हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव सही हो जाएगा। चलिए, द ट्रेड नेम ऑफ अल्कलाइन बेसिक लेड कार्बोनेट इज, तो हम लोग जब भी इसको लेड कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं ट्रेड नेम, तो ये हो जाता है व्हाइट लेड। क्या हो जाता है, व्हाइट लेड। ठीक है, फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो ये तीनों इलेक्ट्रोफाइल है। पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अगर पूछा होता इलेक्ट्रोफाइल कौन है तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होता, हालांकि बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। विच मेटल कंपाउंड इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा, यानी कैंसर, तो कैंसर के ट्रीटमेंट हम लोग प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, बहुत इजी क्वेश्चन। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ जो आयरन होता है रॉट आयरन, ठीक है, रॉट आयरन। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो बोरोन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ध्यान रखेंगे हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लगभग इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 2076 डिग्री से। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सफायर रूबी, ये Al2O3, ठीक है, ये रूबी या सफायर का केमिकल फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे। रूबी या सफायर जो लोग पहनते हैं जनरली, जो ज्वेलरी में या अंगूठी वगैरह में, वो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। कोनंड्रम एंड क्रायोलाइट, ये सब एल्युमिनियम का ओर है, ठीक है, किसका ओर है, एल्युमिनियम का ओर है, कोनंड्रम एंड क्रायोलाइट, ठीक है, यूपीएससी ने इसको पूछा, ध्यान रखेंगे। कोनंड्रम एंड क्रायोलाइट इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ एल्युमिनियम। द हेवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से सबसे हेवीएस्ट मेटल कौन सा है, प्लैटिनम, जिसका मास नंबर सबसे ज्यादा है। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ये सही है इसका फॉर्मूला, CaSO4, ठीक है, होल ट्वाइस H2O। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CaSO4 हाफ H2, ठीक है। चलिए, मिनरल्स आर, तो मिनरल जो होता है वो क्या होता है, ध्यान रखेंगे, इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है। क्या होता है, इनऑर्गेनिक, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो पोटेशियम, Na, ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। तब कैल्शियम ही सब आता है उसके नीचे। द cans in which food is packed are coated with tin and not zinc because zinc is more reactive than tin, ठीक है, food gas, zinc is more reactive than tin। with the following seeds is used the production of engineered diamonds, तो हम लोग को पता है ग्रेफाइट्स की सीड्स को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फॉलोइंग सीड्स यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर डायमंड, हम लोग ग्रेफाइट के सीड्स को यूज करते हैं, ठीक है। Consider following statement with respect to noble metals are found in pure form in nature, तो ये हमारा सही है। यूरेनियम एंड लीड एग्जांपल ऑफ मेटल, ये गलत है। ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। Following metals is liquid at room temperature, liquid at room temperature, तो मरकरी हो जाएगा हमारा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रेडियम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच मटेरियल, पिच ब्लेंडे, ठीक है, और इसको मैरी एंड पियरे क्यूरी ने इसको खोजा था। यूरेनियम रिच पिच ब्लेंडे और, यूरेनियम रिच पिच ब्लेंडे और, ठीक है। और इस ओर से उन्होंने रेडियम को बाहर निकाला।
After being exposed to air for a while, a layer of green basic carbonate forms on a metal. That metal is, तो ये जो मेटल रहता है ये होता है कॉपर. ठीक है, ठीक है. ये बेसिक जो हमारा ग्रीन लेयर फॉर्मेशन होता है वो कॉपर के लेयर का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. व्हाट इज अनट्रू फॉर ब्लीचिंग पाउडर? तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए अनट्रू क्या है? तो ये लाइट येलो कलर का होता है. करेक्ट है ये चीज. ऑक्सीडेंट है, बिल्कुल सही, ऑक्सीडाइज करता है ये. इट रिलीजेस क्लोरीन आफ्टर रिएक्शन विद, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है, तो वो जब भी रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो क्लोरीन निकलेगा. लेकिन ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है. वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, इसीलिए इसको इंडिया में बैन किया गया है. हम लोग डीडीटी या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग को इंडिया में नहीं करना है. क्यों? क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होता है, और एक बार अगर किसी भी एनिमल चेन के अंदर चला गया तो फिर ये उसका बायोकम्युलेशन और बायोमैग्निफिकेशन होता है, जिसके चलते ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक कंटेमिनेंट बन जाता है. इसीलिए ये हम लोग को पता है कि वाटर सॉल्युबल नहीं होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑब्टेन्ड इन फ्यूज स्टेट, इसको हम लोग कहते हैं स्मेल्टिंग. क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग, ठीक है. चलिए, व्हाट हैपेंस टू आयरन, व्हाट हैपेंस टू वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट? जब आयरन को जब जंग लगता है उस केस में क्या होता है? तो ये ध्यान रखेंगे, इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज. इसे मान लीजिए आयरन है, आयरन का पीस है, इसमें अगर जंग लग गया, इनिशियली इसका वेट बढ़ेगा, अंत में इसका वेट जो है वो घट जाएगा. ये जो लंबा सा फॉर्मूला दिख रहा है Al2O3 2SiO2 एंड 2H2O इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर, तो ये हमारा चाइना क्ले का केमिकल फॉर्मूला है. ठीक है, आप ध्यान देंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये हमारा चाइना क्ले का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग काओलिनाइट मिनरल भी कहते हैं. तो ध्यान रखेंगे ये चाइना क्ले का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग काओलिनिट मिनरल भी कहते हैं. हेवीएस्ट मेटल अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इनमें से सबसे ज्यादा हेवीएस्ट जो मेटल है वह यूरेनियम. एटॉमिक मास 238, 238. चलिए, व्हाट इज मैंगनीज यूज्ड फॉर? मैंगनीज को हम लोग कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आपको पता होगा कि मैंगनीज को हम लोग मैच बॉक्स में यूज कर सकते हैं, फोटोग्राफी में यूज कर सकते हैं, बैटरी यूज कर सकते हैं, मतलब उपयुक्त सभी जगहों पर हम लोग मैंगनीज को इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस को. मरकरी मेटल मिक्सचर जो है वो क्या है? तो वो हो जाएगा हमारा मरकरी मिक्स्ड एलॉय. काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. ब्रास, ये हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक. ठीक है, और ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर प्लस टीन. कंफ्यूज नहीं करना है. ब्रास कॉपर प्लस जिंक और ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टीन. स्टेनलेस स्टील, तो ये हो जाएगा हमारा आयरन और क्रोमियम का. हालांकि स्टेनलेस स्टील में और भी बहुत कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए. स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें आयरन,
क्रोमियम, निकेल और फिर कुछ कार्बन का भी हिस्सा रहता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। विद फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट कोरोड, इनमें से कौन सा मेटल जो कोरोड नहीं करता है? ठीक है, तो गोल्ड और प्लेटिनम दोनों कोरोड नहीं करता है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव। द गैस व्हिच कम्स आउट ऑन ओपनिंग अ सोडा वाटर बोतल इज, तो it is a gas that's called CO2. Following statement about graphite and diamond is true. ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में इनमें से कौन सा जो है वो सही है? तो उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। सेम हार्डनेस कैसे होगा? डायमंड जो है वो वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ग्रेफाइट जो है वो बिल्कुल लस्ट्रस और ये होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं, ग्रेफाइट कंडक्ट करता है, डायमंड नहीं करता है। हाँ, दे कैन अंडरगो सेम सिमिलर केमिकल रिएक्शन, ये सही है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था, आपको अगर ध्यान हो, अभी हमने देखा था क्वेश्चन एक जो था, जो 70वीं यूपीएससी पूछा गया था, क्या था वो? कि हम लोग यूज कर सकते हैं किसको? हम लोग यूज कर सकते हैं ग्रेफाइट को किसको बनाने में? डायमंड को, मतलब आर्टिफिशियल लैब ग्रोन डायमंड को बनाने में हम लोग यूज कर सकते हैं किसका? देखिए ये क्वेश्चन देखिए, विच द फॉलोइंग सीड्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर डायमंड्स, यानी ग्रेफाइट से हम लोग डायमंड को बना सकते हैं। वही सेम चीज हमारा यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए कि वो दे कैन अंडरगो सिमिकल केमिकल रिएक्शन, मतलब हम लोग ग्रेफाइट को यूज करके, वी कैन फॉर्म डायमंड। ठीक है, चलिए विच इज द हार्डेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सबसे हार्ड कौन है? ऑफ कोर्स अभी हमने बात किया, डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी, ये हमारा होता है निकल कैटलिस्ट। एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। निकल कैटलिस्ट हमारा हम यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डालडा। डालडा जो बोलते हैं ना, यही डालडा है। चलिए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ट्रू। ठीक है, देख लेते हैं। सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नो, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर नो, सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस नो, तो नो दियो हो जाएगा। देख के अंडरगो सेम सिमिलर केमिकल रिएक्शन, ये हो जाएगा आंसर। चलिए, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड किस में? ऑर्बिट में ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा c/137। क्योंकि नील्स बोर ने इसके बारे में रिसर्च किया था और कहा था कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, वो लाइट के स्पीड के 1/137 टाइम्स होता है, तो c/137 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस वाटर, हाइड्रोजन जब भी जलेगा तो वाटर प्रोड्यूस होगा। कैसे होगा देख लीजिए, रिएक्शन काफी आसान है। 2H2 + O2, इस केस में क्या आएगा? 2H2O वाटर। विच कंपाउंड इज यूज इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम लोग यूज करते हैं लेवोनोजेस्ट्रल। ठीक है, चलिए, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज नॉट केप्ट इन ग्लास बॉटल बिकॉज इट रिएक्ट्स विद, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑफ ग्लास के साथ रिएक्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए ग्लास को हम लोग कभी भी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ नहीं रखते, इसीलिए आपको पता होगा ग्लास इज डिसॉल्व्ड इन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड।
पीएच वैल्यू ऑफ 0.1 एन HCl सोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली, तो इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा, मतलब ये इट इज हाईली एसिडिक। ठीक है, पीएच वैल्यू 7, तो ये हमारा हो जाएगा प्योर वाटर भी हो जाएगा, न्यूट्रल सोल्यूशन भी हो जाएगा, तो मोर देन 1 अबव। पीएच वैल्यू मोर देन 7, ये हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन हमारा। क्या हो जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन। चलो, द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड, इनमें से कौन सा एसिड का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? तो हमको सबसे पहला पता है बेसिक जो है वो, कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, पीएच ग्रेटर 7 ये बेसिक का है, ये भी बेसिक का है, वो एसिड का प्रॉपर्टी है। लाइट वेट बुलेट प्रूफ हेलमेट्स एंड जैकेट्स यूज विच ऑफ फॉलोइंग फाइबर फॉर द प्रोडक्शन। पता है हम लोग को, ये केवलार को हम लोग इस्तेमाल करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए, हेलमेट्स के लिए। ठीक है, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट विच गैस, तो ये एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट CO2 गैस। ठीक है, why does dry HCl gas do not change the color of dry litmus paper? क्यों? क्योंकि no H3O plus ions are present, litmus changes color only in the presence of H3O plus ions। ठीक है, चलिए, table salt NaCl is the product of strong acid and strong base। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसका प्रोडक्शन है ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का है। ठीक है, वो भी किस तरह का? स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हो गया HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब हो गया NaOH। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, तो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, जो कि इसको हम लोग लिकर भी कहते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से बनता है। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ विच द फॉलोइंग मोनोमर्स। ठीक है, तो टेफ्लॉन जो है हमारा वो टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन का पॉलीमर है। इसको आप लोग याद कर लेंगे कि टेफ्लॉन जो हमारा है वो टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन का पॉलीमर है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे इसको, टेफ्लॉन जो है वो टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन का पॉलीमर है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, केवलार। आर्टिफिशियली राइपन फ्रूट्स, तो हम लोग इसमें इथाइलिन का यूज करते हैं। दो कंपाउंड है, आप लोग उसको ध्यान रखेंगे, इथाइलिन और एसिटाइलिन। यहाँ पे आपने इथाइलिन देख लिया, जो होता है C2H4, एक होता है एसिटाइलिन। ठीक है, इसको यूज करते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बाइड ही बोलते हैं, कार्बाइड। ठीक है, चलिए, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल्स डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे? फ्यूल सेल। एलपीजी यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल मेनली कंटेन्स, एलपीजी में सबसे बड़े क्वांटिटी में क्या होता है? ब्यूटेन होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। हालांकि इसमें प्रोपेन ब्यूटेन दोनों होता है, लेकिन करेक्टली हम लोग कहेंगे तो मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। उस केस में हम लोग मोर देन आंसर मान सकते हैं, लेकिन ब्यूटेन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है। With the following has an octane number of 0,
तो इस केस में n ऑक्टेन जो होगा उसका ऑक्टेन नंबर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। आयोडाइज सॉल्ट कंटेन्स, तो हमारा आयोडाइज सॉल्ट जो है इट कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, इट कंटेन्स पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे KI से, किससे, KI से। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के जिसको हमने देखा और देखा किस तरह से हम लोग जो बीपीएससी के जो PYQs है उनको देखने के साथ हम लोग क्या सीखते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर तो हम लोग फोकस करेंगे ही करेंगे, जो ऑप्शंस करेक्ट नहीं भी हैं तो उनके बारे में डिटेल हम लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्च कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो ऑप्शंस में है अगले बार आपको क्वेश्चंस में दिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पढ़िए, रिवाइज कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। धन्यवाद।